Hi guys, welcome back to revision series. Myself CA Vikul Gupta. In this video we are covering SA 570 and SA 580. उसके बाद हमारा पूरी SA 500 सीरीज कंप्लीट हो जाएगी. Then we will move to the SA 600 series in the next video. So let's start with SA 570 going concern. ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे. बेसिक अकाउंटिंग हमारी क्या कहती थी कि हम अज्यूम करके चलते कि एंटिटी विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, तो एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर गोइंग कंसर्न बनाती थी. उसी चीज को ऑडिटर आके चेक करता है और ऐसे 570 लग जाता है, क्योंकि अगर आपने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करी है और आपको पता है कि आपकी एंटिटी फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, और जो यूजर्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो ये सोच के करेंगे कि यार एंटिटी कंटिन्यू करेगी गोइंग कंसर्न में, और वो इन्वेस्ट कर देंगे. बाद में पता लगेगा कि यार एंटिटी तो कंटिन्यू ही नहीं कर पा रही, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है. वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं. इसलिए ऐसे 570 बोलता है कि ऑडिटर को गोइंग कंसर्न से रिलेटेड भी कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी, और उसमें ये पूरा ऐसे 570 बना हुआ है. जब भी हम ऐसे 570 की बात करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. आपको चेक करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करी है वो एप्रोप्रिएट भी है या नहीं है. वो काफी सर्कमस्टेंसेस आएंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे बाद में. देन कंक्लूड करना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती. कोई ऐसी अनसर्टेनिटी तो नहीं है कि एंटिटी फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर पाएगी. ऐसी अनसर्टेनिटीज को कंक्लूड करना पड़ेगा कि उससे क्या डाउट होगा कि एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी, और साथ साथ उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा एज पर दिस एसे. तो ये हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है. बट इसमें मैं एक और आपको बात बता दूं, जब हमने एसे 200 करा था उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस थी. उसमें हमने देखा था कि ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट होता है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू द सर्टेन फैक्टर्स. उस फैक्टर्स के अंदर हमने ऐसे 570 की भी बात करी थी, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड भी. ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट होता है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट की एंटिटी विल कंटिन्यू इन फ्यूचर और नॉट, क्योंकि कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो काफी कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. जरूरी नहीं आज वो कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस हो, वो क्या पता इन फ्यूचर हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि एंटिटी कंटिन्यू ही कर पाएगी. ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके एप्रोप्रिएटनेस चेक करेगा. कोई उस टाइम मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उसको चेक करेगा. ऑडिटर इस चीज के रिगार्डिंग गारंटी नहीं देता. आपको ये याद रखना है, ऑडिटर इस चीज के रिगार्डिंग गारंटी नहीं देता. ऑडिटर वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिस ऑफ ओपिनियन देता है कि कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी, जो भी उसने एविडेंस ऑब्टेन करे हैं, जो भी उसने कंक्लूड करा है रिगार्डिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी के. ये आपको ध्यान रखना है. अब आते हैं हम गोइंग कंसर्न को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है ऐसे 570 में. ना ही वो लर्न कर पाते, ना ही उनको अंडरस्टैंडिंग होती है. तो जब भी हम गोइंग कंसर्न की बात करेंगे तो गोइंग कंसर्न में वही हमारे दो प्रोसेस होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड फर्दर ऑडिट प्रोसेस. आप गोइंग कंसर्न चेक करने आए, आपसे पहले मैनेजमेंट भी तो चेक करेगी कि यार गोइंग कंसर्न में कि वो कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी. आप तो आके चेक करो, बट मैनेजमेंट को भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी हिसाब से बनेंगे. अगर गोइंग कंसर्न में एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पा रही, अगर आपको लगता है एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पा रही, तो उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिक्विडेशन बेसिस पे बनेंगे. बट जब एंटिटी कंटिन्यू कर पा रही है गोइंग कंसर्न, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बनेंगे. तो इसलिए मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले खुद अपना एक असेसमेंट करेगी कि यार गोइंग कंसर्न में हम कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग. तो मैनेजमेंट भी खुद का एक असेसमेंट करती है. फिर ऑडिटर आके चेक करता है कि यार मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करा है या कोई और कंडीशन और इवेंट्स है या नहीं है, वो सारी चीजें ऑडिटर इवेलुएट करेगा. तो ऑडिटर के दो प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. अब बात करते हैं हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की. जब भी आप गोइंग कंसर्न की बात करोगे आप देखोगे एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है. और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आपको हमेशा बताता आ रहा हूं कि उसमें हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं, वही पार्ट होगा. और यहाँ पे भी आके देखो, ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern. कोई ऐसे इवेंट और कंडीशंस तो नहीं ऑडिटर वो चेक करेगा कि जिससे डाउट हो कि यार एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी इन फ्यूचर. तो वो सारे इवेंट और कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है. तो वो सारे इंडिकेटर्स और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे इवेंट और कंडीशंस अराइज हो सकते हैं. तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा कोई ऐसे इवेंट और कंडीशंस तो नहीं.
फिर बात आती है कि यार मैनेजमेंट ने भी तो असेसमेंट करा है गोइंग कंसर्न का, तो वो भी तो चेक करो कि मैनेजमेंट को भी कोई इवेंट मिल गए हो। तो इसलिए हम ऑडिटर वो भी चेक करते हैं। ऑडिटर shall determine whether management has already performed preliminary assessment of entities ability to continue as going concern। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी असेसमेंट परफॉर्म करा हुआ है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड या नहीं करा हुआ, उसको ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट तू बता तूने असेसमेंट करा था, तुझे कोई ऐसे इवेंट या कंडीशंस मिले जो डाउट क्रिएट करते हो एंटिटीज की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो वहां पे आइडेंटिफाई करेगा मैनेजमेंट में, कोई आइडेंटिफाई करेंगे कोई ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो वहां पे हम मैनेजमेंट से पूछ लेंगे अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट कराया तो। और यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है ना, दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ये लाइन काफी जगह आके, तो आपको ये पूरी लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी और आपको उसी हिसाब से फिट करनी पड़ेगी, ये देखना है। अब बात आके सेकंड, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं करा उस केस में क्या, इफ सच असेसमेंट नॉट परफॉर्म, तो हमको पता है कि यार अकाउंटिंग के लिए आपको असेसमेंट करना जरूरी है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं करा तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे तूने किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करी है। तुम तो लिक्विडेशन बेसिस भी कर सकते थे, जब तुमने असेसमेंट ही परफॉर्म नहीं करा कि एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो तुमने किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करी है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेगा। ये हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करेगा, ऑडिटर पहले खुद भी देखेगा कि कोई इवेंट और कंडीशंस तो एग्जिस्ट ऐसे नहीं करते जहां पे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। साथ साथ अगर मैनेजमेंट असेसमेंट कर रही है नहीं कर रही उसको भी कंसीडर करेगा। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है उस केस में वो मैनेजमेंट से ही पूछेगा मैनेजमेंट ने कोई इवेंट और कंडीशंस को आइडेंटिफाई करा है क्या रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न। और अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करा तो भी मैनेजमेंट पूछेगा तुमने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करी है, वो किस बेसिस पे करी है, अगर तुमने असेसमेंट ही नहीं करा तो ये था हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और आप एज ए ऑडिटर सोचोगे ना तो आपके दिमाग में भी यही चीजें आएंगी, और ये काफी बेसिक है कि हम एज ए ऑडिटर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आएंगे तो इसी के रिलेटेड हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब आता है इंडिकेटर्स ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी और एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है इवेंट और कंडीशन जो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको डाउट हो सकता है कि एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इन इवेंट्स के प्रेजेंट होने से डाउट क्रिएट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगी। इन केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ डाउट होगा, फिर ऑडिटर उसको इवेल्युएट करेगा फर्दर, बट यहाँ पे आपको डाउट ही क्रिएट होगा। और यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स एंड अदर्स इंडिकेटर्स। नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर है। आपको पता लगा कि क्रेडिट ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, वो आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर है। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, वो भी आपको इंडिकेट करता है कि एंटिटी कंटिन्यू भी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ये सारे इंडिकेटर्स है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आपको एक बार रीड करना है अच्छे से, जिससे आप आइडिया ले पाओ कि कौन सा फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, कौन सा ऑपरेशनल इंडिकेटर्स है और कौन सा अदर इंडिकेटर है। अदर इंडिकेटर क्या होगा, नॉन कंप्लायंस कर दिया आपने तो वो भी क्रिएट कर सकता है डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, या फिर आप कोई पेंडिंग और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर हो सकता है, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन ही चेंज हो गए और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ अकर्ड हो गया, तो उस केस में भी हमारे अदर इंडिकेटर्स हो सकते हैं, उस केस में भी डाउट क्रिएट हो सकता है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स है इवेंट और कंडीशंस के इंडिकेटर्स हैं। आप इसको एक बार रीड करना अच्छे से, क्योंकि केस स्टडी में कई बार क्या है एक इंडिकेटर उठा के डाल दिया, तो वहां पे आपको आइडिया लगना चाहिए कि ऐसे 570 का इंडिकेटर्स दिया है, तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको इवेंट और कंडीशंस तो पता लग गई ये इवेंट और कंडीशंस हो सकती है, उसके रिगार्डिंग आपको इवैल्यूएट करना है, ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो सब प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखा और हमने इंडिकेटर्स देखे। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या करोगे, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करा, वहां से इवेंट और कंडीशंस आपको पता लग सकती है। सेकंड, आपको ये पता लग सकता है कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है या नहीं करा, और करा है तो आपने उससे इवेंट और कंडीशंस ले सकते हो। अब आते हैं मैनेजमेंट के असेसमेंट को भी तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। कहीं मैनेजमेंट ने ऐसे ही असेसमेंट कर दिया हो, कहीं मैनेजमेंट ने प्रॉपर पीरियड को कंसीडर नहीं करा हो। पीरियड कैसे कंसीडर, मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है लास्ट नेक्स्ट 2 महीने का कि नेक्स्ट 2 महीने में कंटिन्यू हो जाएगी, बट ये 2 महीने रीजनेबल थोड़ी, आपको एटलीस्ट 1 ईयर का तो
कंसीडर करना पड़ेगा ना पीरियड, 1 ईयर के पीरियड में आप असेसमेंट करो कि आप कंटिन्यू कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो वो चीजें इवेल्युएट करेगा ऑडिटर मैनेजमेंट के असेसमेंट को, और उसमें क्या करेगा, ऑडिटर शैल इवेल्युएट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, और साथ में इवेल्युएशन करेगा कि ऑडिटर भी सेम पीरियड कवर करेगा। कैसे इवेल्युएट करेगा, ऑडिटर भी सेम पीरियड कवर करेगा जितना मैनेजमेंट ने कवर करा है वो असेसमेंट करने के लिए। तो ऑडिटर शैल कवर द सेम पीरियड एज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू मेक एन असेसमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एएफआरएफ, जो हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं उसके हिसाब से उतना ही पीरियड कवर करेगा जितना मैनेजमेंट ने कवर करा है, और उससे असेसमेंट करेगा। और साथ साथ अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट में 12 मंथ से कम पीरियड कवर करा है, अगर मैनेजमेंट ने 12 मंथ से कम पीरियड कवर करा है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट एटलीस्ट 12 महीने का तो कंसीडर करो, नेक्स्ट 2 महीने का कंसीडर करने से क्या होता है, एटलीस्ट 1 साल का तो कंसीडर करो। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा टू एक्सटेंड इट्स असेसमेंट प्रोसीजर एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट। किस डेट से, जब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हुआ है उस डेट से 12 मंथ का तो एटलीस्ट आपको करना ही होगा गोइंग कंसर्न असेसमेंट। And in evaluating management assessment, auditor shall consider whether management assessment include all the relevant information that auditor is aware. Auditor को ये भी चेक करना पड़ेगा मैनेजमेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी थी, जो इवेंट्स और कंडीशन चेक करी थी मैनेजमेंट, जो पीरियड कवर करा था उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करा है या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करा है। कहीं ऐसा तो नहीं ऑडिटर को कुछ इवेंट और कंडीशंस पता है, ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन पता है जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट में इंक्लूड ही नहीं करी, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो ऐसे आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा मैनेजमेंट असेसमेंट। तो ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट असेसमेंट को, ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा पहले तो उतना ही पीरियड कवर करेगा जितना मैनेजमेंट ने पीरियड कवर करा है फॉर मेकिंग एन असेसमेंट रिगार्डिंग टू द गोइंग कंसर्न। अगर मैनेजमेंट ने 12 मंथ से पीरियड कम कंसीडर करा है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट एटलीस्ट आप जो असेसमेंट के जो पीरियड है उसको 12 मंथ तो लेके जाओ, तो वहां पे आप ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा और साथ साथ इवैल्यूएट करेगा कि जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन ली है वो सारी कवर करी ना, जो भी ऑडिटर अवेयर है जिस इन्फॉर्मेशन से, तो वो सारी चीजें इवैल्यूएट करेगा। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लास्ट 2 साल से एंटिटी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो मैनेजमेंट ने इस साल क्या करा कि यार लास्ट 2 साल से प्रॉफिट है, इस साल असेसमेंट इतना नहीं करा और मैनेजमेंट ने ऐसे ही बोल दिया कि गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करेगी, तो आपको वहां पे इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा मैनेजमेंट का असेसमेंट। और यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि यार मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करा हम तो ओपिनियन में चेंज कर देंगे। आप उसको ये नहीं चेक कर सकते कि मैनेजमेंट कितना डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा है असेसमेंट का, आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी आप खुद के बेसिस पे इवैल्यूएट करोगे। आप मैनेजमेंट ने करा है ऐसा असेसमेंट तो हम उसको इतना डिटेल कंसीडर ना करके हम खुद के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। आप मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट तुमने इतना डिटेल एनालिसिस क्यों नहीं करा, हम तो ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैनेजमेंट कितना डिटेल एनालिसिस करेगी कितना नहीं करेगी, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्रॉफिट को कंसीडर करते हुए गोइंग कंसर्न बेसिस मान लिया, तो आप खुद के बेसिस पे ज्यादा डिसीजन लोगे, आप मैनेजमेंट असेसमेंट को कम इन्वॉल्व रखोगे और खुद के ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या होगे, जब आपको इवेंट और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जब आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करा, आपने इवैल्यूएट करा मैनेजमेंट के असेसमेंट को, तो वहां से आपको पता लगा मैनेजमेंट ने आपको कोई इवेंट और कंडीशंस बता दिया असेसमेंट में जो मैनेजमेंट को मिले होंगे, तो वो ऑडिटर को पता लगा कि यार ये इवेंट्स है और ये कंडीशंस है जिससे एंटिटीज की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न पे डाउट आ सकता है। तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन कौन से आएंगे, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम बात करें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो यहाँ पे ऑब्टेन कर रहा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर और नॉट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। तो मैं आपको ये एक बात और बता दूं, इवेंट और कंडीशंस है एक, तो उसके बाद आप चेक करोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। इवेंट और कंडीशंस का होने का इसका मतलब ये नहीं है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती होगी, और मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब ये भी नहीं है कि हमारे गोइंग कंसर्न अजम्पशंस भी खराब हो सकते हैं। वो सारी अनसर्टेनिटीज है, वो सारी इवेंट और कंडीशंस है, तो आपको ये देखना होगा पहले आपको इवेंट्स और कंडीशंस मिलेंगे, देन आप उसके रिगार्डिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी देखोगे कि यार गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। देन आप चेक करोगे कि यार हमको गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चेंज करनी चाहिए, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसके बेसिस पे आप देखोगे कि आपको अकाउंटिंग चेंज करनी चाहिए या सही है आपकी अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अजम्पशन सही है, तो आप पहले इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई करोगे। देन आप देखोगे कि यार मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, देन आप देखोगे कि आपको गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अजम्पशन सही है या नहीं है। तो वहां पे आपने पहले इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई करा, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, जो डाउट क्रिएट करो एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न पे। वो कैसे ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस, प्रोसीजर परफॉर्म करके।
कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको एक इवेंट मिला कि क्रेडिटर ने अपना विड्रॉ कर लिया, जो मैंने आपको ऊपर इंडिकेटर देखे थे ना, क्रेडिटर ने अपने फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग विड्रॉ कर लिया कि वो और सपोर्ट नहीं करेगा एंटिटी को, तो उस केस में आपको इवेंट और कंडीशन मिल गए। अब आप उसके रिगार्डिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी देखोगे, तो आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, उसमें क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, वेयर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म असेसमेंट। अगर मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट परफॉर्म नहीं करा तो आप मैनेजमेंट से बोलोगे मैनेजमेंट असेसमेंट करो, क्योंकि हमें कोई इवेंट और कंडीशन ऐसे मिल गए जो डाउट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप पहले खुद असेसमेंट करो, देन हम आगे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करा तो मैनेजमेंट से असेसमेंट कराओगे, क्योंकि आपको इवेंट और कंडीशंस मिले हैं। एंड फिर इवेलुएट करोगे मैनेजमेंट प्लान फॉर द फ्यूचर एक्शन इन रिलेशन टू द गोइंग कंसर्न असेसमेंट, वेदर आउटकम ऑफ दीज प्लान में इंप्रूव द सिचुएशन। तो आपको है ना मैनेजमेंट का प्लान देखना है, उस इवेंट और कंडीशंस के रिगार्डिंग मैनेजमेंट का क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या प्लान है, और उसके आउटकम से वो इवेंट और कंडीशन सेट हो सकते हैं नहीं हो सकते। मैनेजमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैनेजमेंट ने प्लान करा है कि वो दूसरे क्रेडिटर से सपोर्ट ले लेगा, ऐसे और भी क्रेडिटर्स हैं, एक क्रेडिटर नहीं और भी क्रेडिटर उससे सपोर्ट ले लेगा, बोरोइंग कर लेगा, तो वहां से उसका फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म नहीं होगा। तो उस केस मैनेजमेंट का प्लान है, ऑडिटर उसको इवेल्युएट करेगा कितना सही हो सकता है वो प्लान, उसका आउटकम्स क्या हो सकता है, वो इंप्रूव कर सकता है सिचुएशन को नहीं कर सकता, वो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। तो आप यहाँ पे बेसिक देख रहे हो, कैसे देख रहे हो यार, आप एज ऑडिटर गए यार मैनेजमेंट तेरे तो कोई इवेंट है कि क्रेडिटर तेरे सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट बोले यार मेरे पास तो बोरोइंग है, मैं तो और बोर कर सकता हूँ, मैं और क्रेडिटर से ले सकता हूँ, तो मैनेजमेंट का आप फिर इवेल्युएट करोगे यार मैनेजमेंट सच में ले सकता है नहीं ले सकता। तो आप उस वे में चलो कि आप ऑडिटर हो, आप क्या क्या करते, नेक्स्ट क्या करोगे, एंटिटी का जो प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट होगा उसको इवैल्यूएट करोगे और एनालाइज करोगे। फोरकास्ट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। जो मैनेजमेंट का प्लान है फ्यूचर एक्शन का, उसके अंदर एक कैश फ्लो फोरकास्ट भी होगा, आपको वो भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कैश फ्लो फोरकास्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में कैश जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, उसके रिगार्डिंग इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो भी डेटा लिया है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डेटा कितना रिलायबल है। आपको पता लगे यार मैनेजमेंट ने ऐसा डेटा ले लिया जो रिलायबल ही नहीं है, तो आप उसकी कैश फ्लो फोरकास्ट पे इतना डिपेंड नहीं हो सकते। आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान में दिक्कत हो सकती है, तो वो चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी अजम्पशंस लिए हैं कैश फ्लो फोरकास्ट में, आप फोरकास्ट कर रहे हो तो अजम्पशंस लोगे ही लोगे, तो आप उसको इवैल्यूएट भी करोगे कि यार मैनेजमेंट जो अजम्पशंस ले रही है वो एक्चुअल में है, सही भी है या नहीं है, कहीं मैनेजमेंट ने अनरीजनेबल अजम्पशंस तो नहीं ले ली। उसके रिगार्डिंग आप ये दो चीजें इवैल्यूएट करोगे जब भी आप कैश फ्लो फोरकास्ट देखोगे। इवैल्यूएट करोगे कैश फ्लो फोरकास्ट, क्योंकि वो हेल्प करता है जो मैनेजमेंट के प्लान है फ्यूचर एक्शंस के, तो वहां पे इवैल्यूएट करेगा कैश फ्लो फोरकास्ट। वही आपको ऐसा इवेंट और कंडीशंस मिल गया कि आपको उसके लिए काफी कैश चाहिए, बट आपका कैश फ्लो फोरकास्ट कहता है कि यार हमारे पास तो इन फ्यूचर भी इतना कैश जनरेट ही नहीं होगा, तो आपको वहां कॉन्ट्राडिक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कैश फ्लो फोरकास्ट भी चेक करना पड़ता है, और उसके अंदर भी आप देखोगे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा और साथ साथ कौन सी अजम्पशंस यूज करिए, वो कैश फ्लो फोरकास्ट एक्चुअल में भी अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके रिगार्डिंग आप अजम्पशंस और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा देखोगे। फिर कंसीडर करोगे एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन दैट मे बी अवेलेबल सिंस द मैनेजमेंट असेसमेंट डेट। जब से मैनेजमेंट असेसमेंट करा है उसके बाद जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप कंसीडर करोगे। एडिशनल फैक्ट्स कौन से हो सकते हैं, अदर प्रोसीडिंग्स वाले भी हो सकते हैं कि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करके आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो एंटिटी के असेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, मैनेजमेंट के प्लान के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, तो आप उसको भी कंसीडर करोगे और रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या अपना प्लान बनाया है, मैनेजमेंट उसको अचीव भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे और मैनेजमेंट से कहेंगे मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, क्योंकि तुमने प्लान और फ्यूचर एक्शंस के बारे में जो जो करा है तुम उसको परफॉर्म कर पाओगे, तुम उसको अचीव कर पाओगे, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। तो यहाँ पे हमने अदर प्रोसीजर देखे जब भी हमें इवेंट और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो जाएंगे। हम थे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पर आप इवेंट और कंडीशंस को देखोगे कि एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, जो डाउट क्रिएट करे एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। साथ साथ आप ये भी चेक करते थे कि यार कि मैनेजमेंट ने खुद का एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट परफॉर्म करा है नहीं करा। अगर मैनेजमेंट ने परफॉर्म करा है तो आप मैनेजमेंट से इवेंट और कंडीशंस पूछ लोगे जो भी डाउट क्रिएट करते होंगे, और अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म नहीं करा तो मैनेजमेंट पूछोगे मैनेजमेंट तुमने किस बेसिस पर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर ली। तो ये दो चीजें होगी। फिर हम आए थे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। वहां पे हम पहले तो इवैल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट जो तेरा प्लान है उसको मैं इवैल्यूएट करूंगा। कैसे इवैल्यूएट करोगे, आप उतना ही पीरियड कवर करोगे जितना मैनेजमेंट ने कवर करा है टू मेक एन असेसमेंट। बट अगर मैनेजमेंट 12 मंथ से कम पीरियड कंसीडर करती है तो उस केस में आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट एटलीस्ट एक्सटेंड करो अपने पीरियड को टू 12 मंथ। फिर आप इवैल्यूएट करोगे जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने यूज करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यूज करी नहीं करी, जो भी ऑडिटर उसके रिगार्डिंग अवेयर था। फिर आपको मिल गए इवेंट्स और कंडीशंस।
तो आप उसके रिगार्डिंग क्या चेक करोगे, यार मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि इवेंट और कंडीशन के बाद मटेरियल अनसर्टेनिटी देखते हो आप, तो उसके रिगार्डिंग आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करा तो मैनेजमेंट से बोलोगे मैनेजमेंट असेसमेंट करो, हमें इवेंट और कंडीशन मिल गए हैं। फिर आप इवेलुएट करोगे मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसको इवेलुएट करोगे, और जो उसका आउटकम्स है उससे इंप्रूव कितनी हो सकती है सिचुएशन, आप वो इवेलुएट करोगे। एंड एंटिटी कैश फ्लो फोरकास्ट कर रही है तो उसको भी आप इवेलुएट करोगे, एनालाइज करोगे, क्योंकि वो भी मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान का ही पार्ट होता है, वो बहुत काफी क्रूशियल पार्ट होता है। तो उसके अंदर आप इवेलुएट करोगे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा क्या था। सेकंड, आप देखोगे कि जो भी अजम्पशंस यूज कर रहे हैं वो कितने रीजनेबल है कितने नहीं, वो देखोगे। फिर आप कंसीडर करोगे एडिशनल फैक्ट्स भी। उसके बाद आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे, मैनेजमेंट मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो रिगार्डिंग जो भी आपके फ्यूचर प्लान है और आउटकम्स है उसके रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। और अदर प्रोसीजर में क्या क्या सकता है, आप रीड कर सकते हो मिनट्स ऑफ मीटिंग, एनालाइज कर सकते हो लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, रीड कर सकते हो टर्म ऑफ डिबेंचर, लोन एग्रीमेंट, ये अदर प्रोसीजर है। बट मेन आपका जो प्रोसीजर था वो वही 5 प्रोसीजर थे जो आपको परफॉर्म करने होते हैं जब भी आपको इवेंट और कंडीशंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होती है। उसके बाद आता है ऑडिट कंक्लूजन। ऑडिट कंक्लूजन क्या हो सकता है, आपने इवेंट और कंडीशन मिले आपको, आपने उसके रिगार्डिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी भी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करे, तो उसके रिगार्डिंग क्या केस आ सकता है कि पहले तो आपको इवेंट एंड कंडीशंस मिले, उसके रिगार्डिंग ये हो सकता है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये दो केस हो सकते हैं। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्टली मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन, आप ये चेक करोगे इस मटेरियल अनसर्टेनिटी में जो भी एग्जिस्ट करता है उस केस में आपकी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है। अगर एप्रोप्रिएट नहीं है और मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज भी करी है देन हमारे ओपिनियन पे इफेक्ट आएगा। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस केस में गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक ही है, तो उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपको ऐसे परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर कौन कौन से कंक्लूजन आ सकते हैं कि इफ इवेंट और कंडीशंस हैज बीन आइडेंटिफाइड, इवेंट और कंडीशंस मिले तो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करके मटेरियल अनसर्टेनिटी भी पता लगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, बट ऑडिटर ने क्या कंक्लूड करा कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो आपकी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इफेक्ट आएगा ही आएगा, और ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है। सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, अरे मैनेजमेंट ने प्लान ही ऐसे करे हुए हैं कि फ्यूचर में वो इफेक्ट आने ही नहीं देगी, प्लान ही ऐसे हैं जो आउटकम्स ही ऐसे हैं जो सिचुएशन को इंप्रूव कर देंगे। मैनेजमेंट ने बोरोइंग करने के लिए सोचा, मैनेजमेंट कोई एडिशनल प्लान डाल रही है जिससे वो सारी रेवेन्यू वहां से ऑपरेट हो सकते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट लेके आ रही है, कहीं से क्रेडिट पे लोन ऑब्टेन कर रही है, तो वो सारी चीजें मैनेजमेंट के प्लान से, आपको मैनेजमेंट के प्लान से लगता है जो भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, इसलिए गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले मैनेजमेंट से कहो मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो इवेंट और कंडीशंस और मैनेजमेंट का प्लान क्या है रिगार्डिंग दीस इवेंट्स। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कराओगे, डिस्क्लोजर दिलाओगे कि इवेंट और कंडीशंस कौन कौन से थे जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही थी, और मैनेजमेंट को उसके रिगार्डिंग क्या प्लान्स है, उन इवेंट्स को इंप्रूव करने के रिगार्डिंग मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, आप उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर दिलाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड साथ साथ आप डिस्क्लोज करोगे MURGC पैराग्राफ में भी। तो ये आपके दो पॉइंट हो जाएंगे, जब भी इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, बट ऑडिटर को लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है, तो उस केस में आप डिस्क्लोजर दिलाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिगार्डिंग मैनेजमेंट के प्लान क्या है, कौन से इवेंट और कंडीशन थे, और साथ साथ MURGC पैरा भी दोगे आप। तो ये दोनों बात होती है जब भी इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अब एक और आता है कि इवेंट और कंडीशंस आपको आइडेंटिफाई हो गए जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकते हैं एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, बट आपको एविडेंस मिला, आपने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करे, आपको पता लगा कि यार मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडुकेटली डिस्क्लोज है इवेंट और कंडीशन या नहीं। ऊपर वाले केस में क्या था, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, तो उस केस में हमने दो दिए थे, एक तो डिस्क्लोजर दे दी थी इवेंट और कंडीशंस के रिगार्डिंग, सेकंड हमने ये बता दिए थे MURGC पैरा भी है उसके रिगार्डिंग आपने बात करी थी। बट जब यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो किस बात का MURGC पैरा, उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर दोगे इवेंट और कंडीशंस के। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रहने चाहिए, और इसके रिगार्डिंग इंप्लीकेशंस क्या होगी ऑडिट रिपोर्ट का, उसका चार्ट भी है और काफी इजी चार्ट है ये। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है, आपको लगता है नहीं यार गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है, एंटिटी कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगी फ्यूचर में, और आपने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, तो उस केस में आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। बट आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो एप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ये ऊपर वाला ही केस हो गया,
उस केस में क्या होगा, आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर दोगे, जो मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस करा था, एडिक्वेट डिस्क्लोजर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एमयूआरजीसी पैरा देना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड एमयूआरजीसी पैरा। यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन कब जाता है, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है, जब मैनेजमेंट को पता है मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, उसमें मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट ने तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही बना दिए ना मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोज करके, तो उस केस में अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगा, साथ साथ एमयूआरजीसी पैरा जाएगा, वो मैं नीचे डिस्कस करूंगा उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बट अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर ही नहीं दिए, आपको पता था मटेरियल अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न चाहे ठीक हो, बट मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिए, तो उस केस में क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन चला जाएगा। क्वालिफाइड कब और एडवर्स कब, अगर आपने इन एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए हैं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो उस केस में तो आ जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर आपने बिल्कुल ही डिस्क्लोजर नहीं दिया मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग, तो उस केस में आ जाएगा एडवर्स ओपिनियन। फिर आता है मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक एन एक्सटेंड असेसमेंट, तो उस केस में भी आपको इंप्लीकेशन देखने पड़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है। अब एक और केस आ सकता है कि मैनेजमेंट को पता लगा कि यार वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट को पता लगा कि यार एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, तो मैनेजमेंट ने क्या करा, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, वो बना दिए लिक्विडेशन बेसिस पे, लिक्विडेशन बेसिस पे, क्योंकि जब भी गोइंग कंसर्न नहीं कर सकते तो लिक्विडेशन बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे। और जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे बना दिए, तो आप बताओ कि उसमें कौन सा ओपिनियन जाएगा, तो उस केस में भी हमारा अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, उस केस में भी अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। क्यों सर अनमोडिफाइड ओपिनियन क्यों, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसने सही बना दिया ना, उसको जैसी सिचुएशन थी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे बनाए हैं, तो उस केस में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम यही तो चेक करते हैं कि मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है, तो उस केस में अनमोडिफाइड ओपिनियन चला जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करके लिक्विडेशन बेसिस पे बना दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है या नहीं है, अगर वहां नहीं है तो आपको ओपिनियन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर ये सारी चीज देखना पड़ेगा। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है तो आप एडवर्स ओपिनियन दे दो। अगर आपको लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में दो केस बन जाएंगे कि या तो एडुकेट डिस्क्लोजर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडुकेट डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर एडुकेट डिस्क्लोजर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमोडिफाइड ओपिनियन, बट ऑडिटर क्या करेगा, एमयूआरजी पैरा भी दे देगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में। जब बात आती है भाई तुमने डिस्क्लोजर ही नहीं दिए, इन एडुकेट डिस्क्लोजर या डिस्क्लोजर ही नहीं दिए, तो उस केस में क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन चला जाएगा। ये तो बात हो गई ऑडिटर के ओपिनियन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। फिर आता है एमयूआरजीसी पैरा क्या होता है, और एमयूआरजीसी पैरा सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आएगा। आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर भी दे दिए, तो उसी केस में एमयूआरजीसी पैरा आएगा, और किसी भी केस में एमयूआरजीसी पैरा नहीं आएगा। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और आपको ध्यान रखना ये चीजें। तो एमयूआरजीसी पैरा के अंदर क्या क्या आता है, जब भी अनमोडिफाइड ओपिनियन होता है तो एक सेक्शन इंक्लूड हो जाता है ऑडिट रिपोर्ट में एमयूआरजीसी पैरा के अंदर, उसमें आप ड्रॉ करोगे अटेंशन टू द नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोज दैट मैटर। यही एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो मैनेजमेंट ने ऊपर दिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके रिगार्डिंग आप रेफरेंस दोगे एमयूआरजीसी पैरा के अंदर कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक डिस्क्लोजर है, एक नोट है, वो कहता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, बट मुझे लगता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फिर भी ठीक है, आप उसका अटेंशन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साथ साथ लिखोगे इवेंट और कंडीशन दैट इंडिकेट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे क्रिएट डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट ऑडिटर को क्या लगता है, उस रेस्पेक्ट में मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑडिटर ओपिनियन मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है। तो आप ये एमयूआरजीसी पैरा के अंदर ला लोगे, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अब इसके रिलेटेड एक बात आती है कि सर हमने की ऑडिट मैटर में डाल रहे हैं ये मैटर, तो भी हमें एमयूआरजीसी पैरा देना पड़ेगा। यस, आप चाहे की ऑडिट मैटर डालो चाहे ना डालो, आपको एमयूआरजीसी पैरा देना ही होगा। और ये मैंने की ऑडिट मैटर के अंदर भी डिस्कस करा था, जब कोई मैटर एमयूआरजीसी पैरा के अंदर आ रहा है तो वो की ऑडिट मैटर के अंदर नहीं आएगा। हमने की ऑडिट मैटर में भी देखा था कि की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एमयूआरजीसी पैरा, तो आपको वो ध्यान रखना है। और साथ ही जो मैटर ऑलरेडी एमयूआरजीसी पैरा में आ गया वो आप की ऑडिट मैटर में नहीं डालोगे, सिर्फ और सिर्फ आप की ऑडिट मैटर में उसका रेफरेंस दे सकते हो कि ऐसा कोई मैटर है, ऐसा कोई एमयूआरजीसी मैटर है, उसका रेफरेंस दे सकते हो, आप डुप्लीकेसी नहीं करोगे की ऑडिट मैटर में। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारी मैटर की बात आती है, एमयूआरजीसी मैटर की बात आती है, तो आप डुप्लीकेसी नहीं करोगे और एमयूआरजीसी पैरा ऊपर रहेगा, की ऑडिट मैटर पैरा नीचे रहेगा। यही सेम बात मैंने की ऑडिट मैटर में भी आपको बताई थी। तो यहाँ पे हमने एसए 570 को काफी अच्छे से कवर करा। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वहां पे मैनेजमेंट के असेसमेंट देखेगा, खुद इवेंट और कंडीशंस आइडेंटिफाई करेगा। मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म करा है तो मैनेजमेंट से इवेंट और कंडीशन पूछ लो जो भी मैनेजमेंट को मिले होंगे। अगर असेसमेंट नहीं करा तो मैनेजमेंट पूछो तुमने किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करी है।
है। फिर हमने इंडिकेटर्स देखे थे, फिर आए थे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहले हम इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट के असेसमेंट को, हम भी सेम पीरियड कवर करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने 12 मंथ से कम पीरियड कवर करा है तो आप मैनेजमेंट से बोलोगे एक्सटेंड करो अपने पीरियड अप टू 12 मंथ, और फिर आप उसके साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन भी चेक करोगे जो भी कवर होनी चाहिए थी, जो भी ऑडिटर अवेयर है वो मैनेजमेंट ने कवर करी नहीं करी वो देखोगे। फिर आपको इवेंट और कंडीशंस मिल गए तो उसके रिगार्डिंग आप मटेरियल अनसर्टेनिटी चेक करोगे, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे कि पहले तो देखोगे मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं करा तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि हमें इवेंट और कंडीशन मिल गए तुम असेसमेंट करो, और फिर मैनेजमेंट के जो फ्यूचर प्लान्स होंगे उसको इवैल्यूएट करोगे, उसके आउटकम्स देखोगे कि सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है नहीं हो सकती, और फिर मैनेजमेंट का जो कैश फ्लो फोरकास्ट है आप उसको भी एनालाइज करोगे क्योंकि वो भी मैनेजमेंट के प्लान का पार्ट बनता है। उसके अंदर आप देखोगे कि एजम्पशन सही ली है नहीं ली, और उसके साथ साथ आप रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक करोगे। फिर आप एडिशनल फैक्ट्स को भी कंसीडर करोगे, रिक्वेस्ट करोगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर था। फिर हमने देखा यार ऑडिटर के कंक्लूजन पे आए थे, वहां पे हमने 2 पॉइंट देखे, इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करती है और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट करती है, बट ऑडिटर को लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है, तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दो इवेंट और कंडीशन और मैनेजमेंट का क्या प्लान है, और साथ साथ एमयूआरजी से पैरा चला जाएगा ऑडिट रिपोर्ट में। फिर एक सेकंड केस ऐसा आता है इवेंट और कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है, ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उस केस में इवेंट और कंडीशंस के रिगार्डिंग आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे दो। फिर हमने इंप्लीकेशन देखा ऑडिट रिपोर्ट में, वो काफी अच्छे से देखा, तो हमने यहाँ पे एसए 570 को कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू एसए 580 व्हिच इज द लास्ट एसए ऑफ एसए 500 सीरीज, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और ये काफी बेसिक ऐसे है कि आपको हर जगह रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होता है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी। इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर टू कंफर्म ऑन द सर्टेन मैटर्स। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, बट आपको ये याद रखना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली और आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करे, वो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं बन सकता। वो ऑडिट एविडेंस बन सकता है बट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं बन सकता। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एमसीक्यू का पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द अदर ऑडिट एविडेंस। जो आपको लगता है कि आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, आप उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो, तो वो नहीं चलेगा। आपको देखना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ये आपको ध्यान रखना है। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट विद एप्रोप्रिएट रिस्पांसिबिलिटीज। लाइक आप परचेज डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो मैनेजमेंट होगी, उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। तो वो सारी चीज आपको देखनी है कि एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है उस मैनेजमेंट से आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, कि वो सपोर्ट करता है अदर ऑडिट एविडेंस के, जो हमने ऑडिट एविडेंस परफॉर्म करा, लाइक ऊपर ही देखा गोइंग कंसर्न में हमने असेसमेंट कर रहे थे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, फिर भी हमने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया क्योंकि वो सपोर्ट करता है अदर ऑडिट एविडेंस को। और उसके साथ साथ हम ऑब्टेन करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो फुलफिल करते हैं मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके रिगार्डिंग, कि मैनेजमेंट तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तूने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करा है, उसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो आपको चाहिए ही होता है। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे। अब फटाफट करते हैं कि डेट, पीरियड एंड फॉर्म ऑफ टाइमिंग क्या होगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। आप कब लोगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? वो आप ऑडिट रिपोर्ट की जितना पास हो सकते हैं उतने पास लेंगे, बट ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, एज नियर एज प्रैक्टिकल चल जाएगा। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी भी बनाई हुई है, आप अपनी क्वेश्चन बैंक देखोगे किसी के भी, या आप आईसीआई के मैथ देखोगे, उसके अंदर आपको ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक केस स्टडी मिल जाएगी कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, तो उस केस में क्या होगा, उसकी केस स्टडी को काफी अच्छे से सोल्व कर लेना। एंड पीरियड रेफर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, जो भी पीरियड रेफर्ड हो रहा है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये सारे बेसिक है, आपको देखना कब लेना है, नियर एज प्रैक्टिकल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लेना है, उसके बाद नहीं ले सकते। फिर आता है डाउट हो गया, आपको क्रिएट हो गया रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आपको लगता है मैनेजमेंट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रही है उसमें गड़बड़ हो सकती है, मैनेजमेंट ने तो दे दी आपको, बट आपको डाउट है रिलायबिलिटी के ऊपर, तो उस केस में आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। इफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व दैट मैटर। आपको कोई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा टू रिजॉल्व दैट मैटर।
और अगर आप उस मैटर को रिजोल्व नहीं कर पाए तो उस केस में आपको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ जाएगा, तो उस केस में आपको आगे की कंसीडर करनी पड़ेगी जो आपकी इंप्लीकेशन हो सकती है ऑडिट रिपोर्ट में। इफ ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिलायबल आर नॉट रिलायबल, तो उस केस में ऑडिटर एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आ सकता है आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब भी आपको डाउट क्रिएट हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आप पहले क्या करोगे, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और मैटर को रिजोल्व करोगे। अगर आप मैटर को रिजोल्व नहीं कर पा रहे और आपने कंक्लूड कर दिया कि यार जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो रिलायबल ही नहीं है, तो उस केस में आप देखोगे कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन आ सकती है, आपके ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आ सकता है, आप वो कंसीडर करोगे। बट आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैनेजमेंट ने क्वालिफाइंग लैंग्वेज लिखी है, कि ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, क्वालिफाइंग लैंग्वेज है, तो उस केस में एक्सेप्ट कर सकता है ऑडिट? यस, इट मे ऑडिटर कैन एक्सेप्ट। जब ऑडिटर को लगता है कि वो सेटिस्फाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में ऑडिटर वो भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोला है, लॉ एंड रेगुलेशन बोलती है कि आप मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट तुम कुछ चीजें डिस्क्लोज करो, कि लाइक आपके एज पर कंपनीज एक्ट में आपको डायरेक्टर रिपोर्ट डिस्क्लोज करनी पड़ती है, डायरेक्टर रिपोर्ट डिस्क्लोज करनी पड़ती है कंपनीज एक्ट में। तो उसमें आपने काफी चीजें डिस्क्लोज करी हुई है जो जिसके रिगार्डिंग ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, वो ऑलरेडी आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करी हुई है। तो ऑडिटर उसके रिगार्डिंग एडिशनल वापस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेगा क्या? ये ऑडिटर पे डिपेंड करता है कि ऑडिटर मांगना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, अदरवाइज ऑडिटर डायरेक्टर रिपोर्ट में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड वो वहां से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी लॉ एंड रेगुलेशन आपको कोई ऐसे डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग बोलता है मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, तो ऑडिटर कंसीडर करेगा कि एडिशनल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड ही नहीं करी, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रही, उस केस में हम क्या करें? उस केस में इफ मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी तो डिस्कस करो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ कि टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, हम क्या करें? और री इवेलुएट करो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट क्यों नहीं दे रही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कहीं उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं? तो आपको री इवेलुएट करना पड़ेगा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, और आपको देखना पड़ेगा कहीं यार उसमें पॉसिबल इफेक्ट तो नहीं आएगा मेरे ओपिनियन पे, क्योंकि उससे आपको पता लग सकता है कि यार यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, आपके पॉसिबल इफेक्ट भी आ सकता है ओपिनियन पे, उसके रिगार्डिंग आप एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। तो ये बात थी जब भी मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। अब इंप्लीकेशन क्या होगा आपके ऑडिट रिपोर्ट में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैं एक चीज और बताऊंगा। ऑडिटर क्या करेगा? डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे देगा जब भी ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि देयर इज सफिशिएंट डाउट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी, तो ऑडिटर क्या कर रहा है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है डायरेक्ट, वो एडवर्स ना क्वालिफाइड, डायरेक्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बट ये किसकी बात करते हैं? मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। अगर जो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमने ऐसे 210 में देखा था, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसके रिगार्डिंग एक्नॉलेज करना रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑडिटर को सारी, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी या मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी, उस पर डाउट क्रिएट हुआ, तो उस केस में आप डायरेक्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। जब मैनेजमेंट खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्नॉलेज नहीं कर रही, तो ऑडिटर खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों एक्नॉलेज करे? तो उस केस में डायरेक्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। सो ये पॉइंट किसके रिगार्डिंग था? मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देती या आपको डाउट क्रिएट होता है मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग, इंटीग्रिटी का मैनेजमेंट पे, तो उस केस में आप डायरेक्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे और आप आगे बाकी चीजें कंसीडर नहीं करोगे। तो यही हमारा ऐसे 580 था, जहां में हमने देखा कि डाउट क्रिएट होगा तो हम क्या करेंगे, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, और अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देती तो हम कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, और इंप्लीकेशन क्या होगी हमारी रिपोर्ट में अगर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी या मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे आपको डाउट क्रिएट होता है रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग बात होती है दोनों जगह, तो वहां पे आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे 570 एंड ऐसे 580 को काफी अच्छे से कवर करा है और यहाँ पे काफी डिटेल गए, बट ऐसे 580 को इतना डिटेल जाने की नीड नहीं थी, तो हमने थोड़ा जल्दी कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारी ऐसे 500 सीरीज कंप्लीट होती है और हमने काफी डिटेल रिवीजन करा है, सारे एमसीक्यू पॉइंट्स कवर करे। अभी ऐसे 500 सीरीज के कोई एमसीक्यू पॉइंट्स है जो मैं कुछ तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे वीडियो में ही, और कुछ आपको यहाँ से रीड कर लेने, बेसिक है, आप कर लोगे और हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ऐसे 500 सीरीज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू गाइस।